आर्टिकल 39 क 39A है ना, 39A अब अपन देखेंगे। 39 क क्या बोलता है, राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो ये है 39 का, ठीक है। अब देखो मैं पहले तो क्यों बेसिक डिफरेंस बता दूं, अभी अपन ने जो पिछले वीडियो में देखा ना वो भी 39 का ही था, ठीक है ना, लेकिन जब अपन मैंने पहले बताया था ब्रैकेट में लिखते हैं किसी भी आर्टिकल को, ब्रैकेट में लिखते हैं किसी भी आर्टिकल को तो वो सब आर्टिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट वाला जो है आर्टिकल, ये सब आर्टिकल है, ठीक है ना, ब्रैकेट वाला, और ऐसे जो क्या खुले में लिखा हुआ है वो मेन आर्टिकल है। तो 39 कै जैसे अभी अपन ने देखा था उसमें, ये देखो ऊपर मैं आपको बताऊं, 39 कै जो अपन ने देखा अभी ऊपर, ये देखो ये 39 कै, ये यहाँ है, ये 39 कै है कि नहीं, जीविका के पर्याप्त साधन, स्त्री और पुरुषों, पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, ठीक है ना, ये था ये पुरुष, स्त्री पुरुषों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है, ये थी बात 39। ये 39 क्या था, स्त्री पुरुष वाला जैसे अपन देखते हैं। और अब जो अपन जैसे मेन देख रहे हैं ये 39 क्या है, सब आर्टिकल होगी, ये मेन आर्टिकल है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में अपने को पता होना चाहिए, बार बार मैं समय समय पर बताता आया हूँ, ठीक है। अब एक तो है पहले वाला 39 क्या है, और अब जो देख रहे हैं वो 39 क्या है, ठीक है। ये सब आर्टिकल होता है ब्रैकेट में, और बगैर ब्रैकेट के लिखते हैं तो मेन आर्टिकल, ओके। तो ये अब अपन मेन आर्टिकल के रूप में 39 देखें। 39 के राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 42 संविधान संशोधन 1977 द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। अब अपन नीचे देखेंगे कि इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में, मतलब इस नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या किया है, ये अब अपन आगे देख रहे हैं। इस फाइल में ये देख रहे हैं अपन हर आर्टिकल से जुड़ा हुआ, ओके। तो सरकार ने क्या क्या किया वो देखते हैं, आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, अनेक अनेक अथॉरिटीज बनी है ना। अथॉरिटी क्या होती है, ये प्राधिकरण क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है कि नहीं, अथॉरिटी मतलब एक प्राधिकरण है जिसे आपने अथोराइज किया हुआ, अथोराइज का मतलब लीगल पावर है उसके पास, टाउन को डेवलप करने की, टाउन में जो बिल्डिंग्स बनते हैं उनके नॉर्म्स बनाने की, ठीक है, तो इनको अपन अथॉरिटी बोलते हैं। तो लीगल सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बना, का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है ना 1987, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्वेश्चन आते हैं बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से, आरएस मतलब आरपीएससी में, आरएस के एग्जाम के लिए, और यूपीएससी में अपने आईसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ये एडीआर में टॉपिक में लिखा हुआ है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, है ना, वैकल्पिक न्याय प्रणाली, या जिसको अपन कह लें ना त्वरित न्याय प्रणाली या वैकल्पिक न्याय प्रणाली, ये वो है एडीआर, ठीक है। तो लीगल सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, एलएसए भी बोल देते हैं इसको, एलएसए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा समान न्याय को भी बढ़ावा देने के लिए लोक अदालत, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सीसेट में, लोक अदालत का गठन किया गया। लोक अदालत का गठन भी इसी एक्ट के तहत होता है, एलएसएसए, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लोक अदालत, लोक मतलब लोकतंत्र, जनता, तो ये जनता की अदालतें होती हैं, जनता ही लगाती है और जनता ही फैसला करती है। देखते हैं अपन कैसे आगे आएगा, है ना। तो ये एलएसए अपन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या कहता है एलएसए, लोक अदालत संवैधानिक, सांविधिक है ना, संवैधानिक नहीं है, ये मैं गलत बोल गया, ये सांविधिक है, सांविधिक मतलब स्टेटरी, और संवैधानिक तो हो जाता जिसको अपन संविधान में बोलते हैं, संविधान, है ना, संविधान में उल्लेख होता है तो वो संवैधानिक हो जाती है। ये संविधान में उल्लेख नहीं किसी दूसरे विधान में, तो उसको अपन बोलते हैं संविधानिक, संविधानिक यार, है ना, संविधानिक, संवैधानिक नहीं। संवैधानिक तो कैसे लिखते हैं अपन संवैधानिक, वो ऐसे लिखा जाता, ये सांविधिक, सांविधानिक है, या सांविधिक भी इसको बोल देते हैं, स्टेटरी, STATUTOR, स्टेटरी है, क्योंकि इसको किसी अन्य स्टैचू या अन्य किसी कानून से इसको शक्ति मिलती है लोक अदालतों को,
वो कानून कौन सा है? ये 1987 का जो कानून है, इससे संविधान से शक्ति नहीं मिलती। अगर संविधान से शक्ति मिलती है, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, अपने इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है ना, आयोग है, सीएसटी आयोग है, अपने अब तो ओबीसी आयोग भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो जिसकी संविधान में चर्चा हो वो सारे संवैधानिक आयोग है। जो संविधान से इतर है, अन्य किसी कानून से उनको शक्ति मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्टैट्यूटरी सांविधिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना अपने को, है ना। बार बार मैं कई बार बता भी चुका हूँ इस चीज को, लेकिन ये आ गया तो कोई बात नहीं। ओके, तो लोक अदालत संवैधानिक फॉर्म में जो कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं और जन अधिकार अदालतों के समान स्तर पर समान स्तर इनको दिया गया है। इनके निर्णय मानने की बाध्यता होती है और इनके फैसलों के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। किनकी? लोक अदालतों के निर्णय जो होते हैं उनके। अभी देखेंगे अपन आगे, ठीक है ना। अभी यही समझना है कि ये सांविधिक है, इनके जो निर्णय होते हैं वो बाध्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल डिस्कशन से, मतलब आपसी सहमति से उस निर्णय पर दोनों पार्टियों द्वारा पहुंचा जाता है और बाध्यता होती है। और किसी न्यायालय में अपन चैलेंज नहीं कर सकते लोक अदालत के निर्णय को। क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल डिस्कशन से निकलकर ही निर्णय आया होता है, म्यूचुअल सहमति से वो निर्णय, ठीक है। तो किसी न्यायालय में अपन अपील नहीं कर सकते। वो बात दूसरी है, अगर अपन असहमत है लोक अदालत के निर्णय से, तो अपन एक नया केस दायर कर सकते हैं किसी भी संबंधित न्यायालय में ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन वो केस जिस पे लोक अदालत बैठी थी, वो केस वहीं खत्म हो जाएगा। बात इतनी सी है कि निर्णय बाध्यकारी अपील हो नहीं सकती है। ऐसे नया केस दायर जरूर कर सकते हैं उसी विषय से संबंधित होता हुआ। ओके ओके, अब अपन पढ़ते हैं नालसा। ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत ही है ना। सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? NALSA, नालसा, ठीक है। नालसा, नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, नालसा। थोड़ा इंग्लिश में आएगा तो अच्छा मैटर है, इंग्लिश में चलना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फाइल है, इंग्लिश से इतना परहेज भी मत करो। RS में नंबर जुड़ते हैं, क्वालिफाइंग नहीं है हिंदी इंग्लिश के, तो इंग्लिश का भी फॉर होगा 80 नंबर का। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वाज फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर 1995, 9 नवंबर 1995 नालसा बना, ठीक है। नालसा किसके तहत बना? अंडर द अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लोक अदालत भी इसी के तहत और नालसा भी इसी 1987 वाले LSAA के तहत बना, ठीक है। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू एलिजिबल कैंडिडेट। वही अनुच्छेद जो 39 का जो बोलता है उसकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई नालसा से, है ना। ये हो गया। और सेक्शन 12 के तहत ये लोक अदालत का भी गठन इसके तहत हुआ है। फिर क्या है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा। मतलब जो अध्यक्ष होता है नालसा का वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और वाइल सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है ना। तो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है वो, मतलब सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, फिर जो सेकंड नंबर पर होता है उसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाते हैं। फिर देयर इज ए प्रोविजन फॉर सिमिलर मैकेनिज्म एट स्टेट, है ना। जैसे नेशनल लेवल पे अपन देखते हैं नालसा राष्ट्रीय स्तर पे होती है, ये उसी की तरह स्टेट लेवल पे क्या होती है? SLSA, ठीक है ना। SLSA स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLSA, है ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और कई राज्यों ने, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जैसे अपन तहसील बोलते हैं, तो उसको अपन जैसे तहसील को अन्य राज्यों में तालुका भी बोलते हैं और मंडल भी बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी। कई राज्यों ने किया हुआ, लेकिन ये पहले 3 स्तर तो हर राज्य में, नालसा, NALSA नालसा, फिर SLSA सलसा, SLSA, और फिर डलसा DLSA डलसा। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा इज स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना। तो नालसा, सालसा, डलसा और तलसा के तहत अपन क्या देखते हैं कि लोक अदालतों का गठन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की तरह काम करते हैं, नो, इनका काम अलग है, ठीक है ना। स्पीडी डिस्पोजल, तो ये ऐसा नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, ये काम करते हैं लोक अदालतों के थ्रू। नालसा, सलसा, डलसा, टलसा सारे लोक अदालत के थ्रू काम करते हैं, समझ गए। आओ अब नेक्स्ट देखते हैं सलसा, SLSA। सालसा नहीं है कि आप सालसा डांस कर दो इसको, ठीक है। सलसा में क्या है? द गवर्नमेंट, अब इसमें जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं पर हर राज्य में, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ। The government of Rajasthan, in consultation with the Chief Justice of High Courts, framed Rajasthan State Legal Service Authority Rules 1955, sorry 1995, 1995, 55 नहीं 1995,
55 कैसे होगा, 87 में तो LS ही बना है कि नहीं, ऐसे। ओके, तो 1995 में अपन ने राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटीज का गठन, रूल्स का गठन किया, ठीक है ना। ये रूल्स गवर्नर बनाते हैं अनुच्छेद 3 के तहत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राजस्थान में कब गठन हुआ इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी का, 1995 में। एंड दिस अथॉरिटी आल्सो फ्रेम द राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन, नियम बनाए 1999 के, तो गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो 87 वाली तो मेन है ही, और राजस्थान में कब बनी, 95। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री माने लायक, ध्यान रखना है। राजस्थान में कब हुआ गठन, 1995। अब भारत में नालसा तो जैसे अपन ने देख ही लिया, जो 1987 वाले एक्ट के तहत जिसका गठन हुआ, देखो आया ये नालसा का गठन हुआ 1995 में, ठीक है ना। और राजस्थान में कब गठन हुआ, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी सेम ईयर 1995, ऐसे है ना। नलसा और सलसा दोनों 1995, और मेन एक्ट है 1987 का, 1987 का। ओके, आ जाओ, ठीक है। फिर दी राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन ऑफ, कब एग्जिस्टेंस में आई भाई, एक्ट तो 95 का है, मतलब रूल्स जो बने, सॉरी, और कब एग्जिस्टेंस में आई, 1998 में। तो अब जैसा क्वेश्चन हो वैसा अपन को जवाब देना। रूल्स कब के, 95 के। गठन कब हुआ, 7/7/98, ठीक है ना। 7 नहीं है, इसको काट दो 7 को, ये 8 है मैडम, 98, 7 जुलाई 1998, ऐसा है। नोटिफिकेशन उसी दिन निकला। किसी भी रूल को लागू कराने के लिए, एक्ट को लागू कराने के लिए नोटिफिकेशन निकलता है, उसी दिन से वो लागू माना जाता है, बनते ही लागू नहीं हो जाते, बताया कई बार, ठीक है ना। तो ये क्या देखा अपन ने, नालसा देख लिया, फिर स्टेट लेवल पे सलसा देख लिया, SL, ठीक है। इसमें हाँ, फिर आ जाएगा, और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब मैंने लिखा हुआ उसमें। फिर डलसा वैसे वही जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है ना। नेशनल देख लिया, स्टेट लेवल देख लिया। अपन देखते हैं, बात करते हैं लोक अदालत की, पीपुल्स कोर्ट की। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, अलग अलग तरह से आ रहे हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें अपने इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए आराम से समझो। ये क्या कहता है, यहाँ से अपन देखते हैं, ये लो, ओके, ये लो, अच्छा, बड़े प्यार से देखते हैं। लोक अदालत है ना, लोक मतलब पीपुल, लोकतंत्र जैसे, और पीपुल का कोर्ट लोक अदालत। नालसा कंडक्ट्स लोक अदालत, ठीक है ना। जो नेशनल लेवल पे है नालसा, अपन ने देखा, वो लोक अदालत कंडक्ट करती है। सलसा भी करती है, डलसा भी करती है, टलसा भी करती है, तीनों लेवल पे होता है। लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ADR है ना, ध्यान रखना, सिलेबस में लिखा हुआ UPSC में ADR, ठीक है। और अपने RS में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फोरम वेयर डिस्प्यूट्स या केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेज, ठीक है ना, आर सेटल्ड कॉम्प्रोमाइज्ड एमिकेबली। एमिकेबली मतलब आपसी सहमति से। देखो पहला तो क्या है, इस पेज को आप स्किम बंद कर जाना कि सर इंग्लिश में है, समझ में नहीं आती। मैं समझा रहा हूँ ना यार, हिंदी में समझोगे तब आएगी ना समझ में, ये बहाने बनाओगे तो कहाँ से आएगी समझ में। ठीक है, तो बहाने वाले कुछ मत बनाओ, समझा रहा हूँ, समझो, पढ़ो, कोशिश करोगे तो आएगी, ठीक है। तो देखो यहीं पे पहला क्वेश्चन बन गया कि ये कौन से केस सुन सकती है लोक अदालत, है कि नहीं है। ये कौन से केस, एक सेकंड यार, माइक घूम जाता है। अब आओ, है ना। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि गठन कैसे हुआ, तो अपन ने देख लिया लोक अदालतों को 1987 वाले एक्ट के थ्रू। अब सवाल ये आता है, एक सेकंड रुको यार, उसको सही करने दो। अब सवाल ये आता है कि ये कौन से केस सुन सकती है लोक अदालत। तो ये हर तरह का केस सुन सकती है, मैं आपको बता दूं। बस नॉन कंपाउंडेबल नहीं सुन सकती, जो अपन नीचे भी देखेंगे। हर तरह का मैटर ये ले सकती है, चाहे वो सिविल हो, है ना, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट हो, चाहे कंज्यूमर फोरम का हो, DCF मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, किसी भी लेवल का किसी भी तरह का केस हो, लोक अदालत प्यारे सुन सकती है, पहली चीज तो है। और किस स्तर पे सुन सकती है, मतलब कोई भी ऐसा केस इस श्रेणी का, जैसे जो है मतलब केस
चाहे वो न्यायालय के अंदर किसी भी न्यायालय में पेंडिंग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का केस पेंडिंग को लोक अदालत सुन सकती है। ठीक है ना, पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है तो वो अपन लोक अदालत में ले जा सकते हैं जो स्टेट लेवल पे होती है। ठीक है, कोई ऐसा केस है जो अभी प्री लिटिगेशन जो आ रहा है, प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, मतलब फाइल वगैरह तैयार हो रही है, वकालतनामा तैयार हो रहा है, अभी एडमिट नहीं किया है ये केस, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है कोर्ट में। जैसे कोई भी केस जैसे जो होता है कोर्ट में पहले उसकी फर्स्ट डे जैसे सुनवाई होती है वकालतनामा के बाद, तो वो सुनवाई में कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ इसे सुना जाए कि नहीं सुना जाए, उसको अपन एडमिशन बोलते हैं, एडमिट करना, कोर्ट एडमिट कर लेता है। ठीक है ना, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं ना पेशेंट को, ऐसे वो कोर्ट फिर एडमिट कर लेता है केस को और उस पर सुनवाई होती है डे के हिसाब से, अलग अलग तारीख पड़ती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन प्री लिटिगेशन स्टेज, मतलब कागज वगैरह तैयार हुए, वगैरह वगैरह हुआ है सब, वो प्री लिटिगेशन है ना, मेन से पहले जैसे प्री होता है वैसे ही। ठीक है, तो या तो प्री लिटिगेशन स्टेज पे, प्री लिटिगेशन स्टेज पे, या कोर्ट ने एडमिट कर लिया और फिर तारीख पे तारीख मिल रही है तो फिर वो पेंडिंग चलता है, उसको पेंडिंग केस बोलते हैं अपन। ठीक है, तो दोनों स्तर, पेंडिंग और प्री लिटिगेशन स्टेज, दोनों पे, दोनों स्तरों पे क्या हो सकता है, दोनों स्तरों पे इस केस को लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। ठीक है, और वो आपसी सहमति से जाता है ये। ठीक है, लोक अदालत में ऐसा नहीं कि कोर्ट डिसाइड करता है, नो, दोनों पार्टियां जो है ना, पक्ष और विपक्ष, वो डिसाइड करते हैं कि अपन लोक अदालत के माध्यम से इस केस को डिसाइड कर लेंगे। एक बार जब डिसाइड हो जाता है दोनों पार्टियों द्वारा तो फिर लोक अदालत डिसाइड करती है। ठीक है, फिर वही नियम लागू होते हैं लोक अदालत वाले कि इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं और अपील नहीं हो सकती। ठीक है, वही आगे लिखा हुआ है, अंडर दिस सेड एक्ट, अंडर दिस सेड एक्ट मतलब ये सेड मतलब जो आप जिस एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, दी अवार्ड या डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू हैव ए डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट and is final and binding on all parties and no appeal against such a award lies before any court of the law। मतलब ये बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं लोक अदालत के निर्णय दोनों पार्टियों पर और उनके ऊपर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, और इनके जो निर्णय होते हैं वो सिविल कोर्ट के निर्णय की तरह बाध्यकारी होते हैं। और सिविल से मतलब ये नहीं कि सिविल मैटर सुन सकते हैं, हर तरह का केस किसी भी स्तर पे है किसी भी कोर्ट में वो लोक अदालत में ला सकते हैं। बस एक अपवाद है, भी नीचे आएगा, नॉन कंपाउंडेबल केसेस लोक अदालत में नहीं आ सकते। नॉन कंपाउंडेबल केसेस क्या होते हैं, जो जिनमें क्राइम थोड़ा सीरियस नेचर का होता है, जैसे रेप के हो गए, चेन्नई के अंदर लोक अदालत में सहमति करवा दी थी रेप केस में, तो वो चेन्नई हाईकोर्ट से फिर आया सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेप जैसे केसेस उनके अंदर ये अपन आपसी सहमति नहीं करवा सकते। ठीक है ना, तो नॉन कंपाउंडेबल केसेस अब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो नॉन कंपाउंडेबल केसेस जो होते हैं ना, नॉन कंपाउंडेबल केसेस यहाँ नीचे मैंने उनके बारे में बता रखा है ये। ठीक है, किस तरह का केस ला सकते हैं अपन लोक अदालत में, एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। धारणा देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी तरह का केस जो पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में। तो किसी भी केस में प्यारे हर तरह का केस आ गया ना, दिमाग क्यों लगाते हो, वो होगा वो होगा वो होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, सभी केस आ गए। वैसे नीचे अपॉल लिखा हुआ नॉन कंपाउंडिंग, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो नेचर अभी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। और किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन, डीजे, मुंसिफ, ऐसे। फिर क्या है जो पेंडिंग है ना, और दूसरे नंबर पर एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट ब्रॉड बिफोर एनी कोर्ट, मतलब जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे फाइलें चल रही है, मतलब मकलनामा दायर करने वाले, बिफोर एनी कोर्ट इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, मतलब कोर्ट में अभी जाने वाला है, गया नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें दायर हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट एनी मैटर रिलेटेड टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर लॉ शैल नॉट बी सेटल्ड इन लोक अदालत। कहने का मतलब ऑफेंसेस जो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं वो इसके अंदर लोक अदालत में सुने नहीं जा सकते, नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल कौन से ऑफेंस होते हैं, ये ला जाओ, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी में वर्णन है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर, रेप, मर्डर, इस तरह के। अंडर ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ए प्राइवेट पार्टी एज वेल एज सोसाइटी बोथ आर अफेक्टेड बाय सच ऑफेंस। बिंदु जो काम का वो 4 और 5 है। अंडर ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नो कॉम्प्रोमाइज इज अलाउड। भैया गुंजाइश नहीं है सहमति की, समझ गए। इवन द कोर्ट डज नॉट हैज द अथॉरिटी एंड पावर टू कंपाउंड सच ऑफेंस, है ना, नॉन कंपाउंडेबल उसको कोर्ट कंपाउंड नहीं बना सकता।
अंडर ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस फुल ट्रायल इज हेल्ड विच एंड्स विद द एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर बेस्ड ऑन द एविडेंस अगेंस्ट। मतलब इसमें पूरी ट्रायल चलती है कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख, और उसमें जो अभियुक्त होता है अगर उस पर दोष सिद्धि हो जाती है तथ्यों के आधार पे तो उसको सजा मिलती है। समझ गए? तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर लोक अदालत का गठन नहीं हो सकता। ओके, ये चीज है। आ जाओ अपन वापस चलते जहां अपन थे मेन, अपन यहाँ पे थे, है ना, नो अपील तक मैंने आपको बता दिया था। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, सॉरी इससे पहले एक लाइन और, फ्लो नहीं आया, यहाँ से फ्लो आया, फ्लो तो आना चाहिए ना जो पढ़ रहे हो, आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया अम्बिका। फिर क्या, लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टेटरी, सांविधिक है, स्टेटरी आगे ना, सांविधिक ऊपर पड़ा था, अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनी है। अंडर द सेड एक्ट, मतलब उक्त एक्ट द अवार्ड डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, नो अपील कैन बी मेड, बता ही दिया। इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, मतलब निर्णय तो बाध्यकारी लोक अदालत का, लेकिन उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि वो बात सही है कि मेरी सहमति से आया, लेकिन थोड़ी देर पता लगा कि यार गलत हो गई, मैं सहमत नहीं था। तो अगर मैं सहमत नहीं हूँ विद द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट सच केस, अगेंस्ट सच अवार्ड, बट दे आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन बाय फाइलिंग ए केस बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू लिटिगेट। कहने का मतलब लोक अदालत के निर्णय से खुश नहीं हो, कोई बात नहीं, नाराज मत हो, नया केस आप फाइल कर सकते हो, लेकिन वो केस तो क्लोज हो गया, आप नया केस इनिशिएट कर सकते हो उन्हीं मुद्दों पर। समझ गए? तो वो कोर्ट एडमिट ही नहीं करेगा, फिर कोर्ट भी तो समझता है नहीं सारी बातें, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बस निर्णय बाइंडिंग है, अपील नहीं हो सकती आप, लेकिन नया केस दायर कर सकते हो। तो लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है कि वो नया केस कोर्ट एडमिट ही नहीं करे, क्योंकि आप लोक अदालत को ही नहीं मानते। फिर क्या कह रहे हैं आगे कि देयर इज नो कोर्ट फी पेबल व्हेन ए मैटर इज फाइल्ड इन लोक अदालत, है ना, कोई फीस नहीं लगती जब अगर केस लोक अदालत में चला जाता है तो। लेकिन अगर पहले वो कोर्ट में चल रहा था और फिर लोक अदालत में आता है तो रिफंड हो जाती है। देखो, इफ ए मैटर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज रेफर टू लोक अदालत एंड इज सेटल्ड सब्सिक्वेंटली, द कोर्ट फी ओरिजिनली पेड इन द कोर्ट ऑन द कंप्लेंट इज रिफंडेड बैक टू द पार्टी। शुरू में जो फीस दे दी ना आपने, जब हाईकोर्ट में लग रहा था केस, जिस भी कोर्ट में था, तो वो लोक अदालत में केस आने के बाद वो फीस क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है। बल्ले बल्ले है। फिर आ गया हो, आ जाओ, कहाँ आ गए अपन, रिफंड। ओके, फिर क्या है, द पर्सन डिसाइडिंग द केस इन लोक अदालत आर कॉल्ड मेंबर्स, है ना, जो डिसाइड करते हैं, मतलब वकील ही होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, वो मेंबर्स बोलते हैं। दे हैव द रोल ऑफ स्टेटरी कॉन्सिलेटर्स, है ना, सांविधिक वो संयोजक सलाहकार होते हैं। एंड डू नॉट हैव एनी जुडिशियल रोल, वो कोई जुडिशियल रोल अदा नहीं करते हैं, वो दोनों पार्टी को सामने खड़ा कर देते हैं, भैया लो बात कर लो आपस में, कोई नियम कानून कोई बात नहीं होती है। देयरफॉर दे कैन ओनली परस्यूड, है ना, वो केवल परस्यूड मतलब उनको दोनों को बढ़ावा देते हैं कि हाँ बात करो, चर्चा करो, है ना, उनमें मतलब भावना जगाते हैं कि यार बात करो एक दूसरे से, जिससे कि आपका जो विवाद है उसका निपटारा हो। ओनली परस्यूड, परस्यूड का मतलब होता है उनको आग्रहित करना। परस्यूड द पार्टीज टू कम टू ए कंक्लूजन, एक सहमति पर आना, पार्टियों को बोलते हैं कि डिस्कस करो, एक सहमति पे आओ, जिससे कि उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके। सेटलिंग द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, मतलब कोर्ट के बाहर, कोर्ट को डिस्प्यूट विवाद को सेटल कर रहे हैं कोर्ट के बाहर, कहाँ, लोक अदालत में, ठीक है ना। एंड शैल नॉट प्रेशराइज और कोहर्स एनी ऑफ द पार्टीज टू कंप्रोमाइज और सेटल द केस और मैटर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहने का मतलब वो सिर्फ परसुएड कर सकते हैं, है ना, उन्हें सलाह दे सकते हैं पार्टीज को वो मेंबर्स प्रेशराइज नहीं कर सकते, या उन पर किसी भी तरह का कोर्शन, बल या दबाव उनके ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता। द मेंबर शैल असिस्ट द पार्टीज इन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर, दोनों पार्टियों को वो मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी ने पैसे खिला दिए उसी को मदद करेगा मेंबर, नहीं, दोनों को मदद करेंगे, है ना। पार्टीज इन देयर अटेम्प्ट टू रीच एमिकेबल सेटलमेंट टू देयर डिस्प्यूट, एमिकेबल मतलब आपसी सहमति के द्वारा, है ना।
तो मेंबर्स दोनों पार्टीज की मदद करेंगे, किसी भी तरह का बल प्रयोग मेंबर नहीं करेंगे। फिर क्या है, द लोक अदालत शैल नॉट डिसाइड द मैटर सो रेफर्ड एट इट्स ओन इंस्टेंस। कहने का मतलब लोक अदालत अपने इंस्टेंस पे नहीं कर सकती उसका फैसला। इंस्टेड द सेम वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और सेटल बिटवीन द पार्टीज। है ना, ऐसा नहीं है कि लोक अदालत के मेंबर्स अपने हिसाब से निर्णय देते हैं। नो, पार्टीज जो है ना, उसके पार्टीज जो दोनों पार्टीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट के द्वारा लोक अदालत में निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, मेंबर जो है ना, मेंबर वो किसी भी तरह का बल का प्रयोग, मेंबर जो है वो किसी भी तरह का बल का प्रयोग या दबाव का प्रयोग पार्टीज के ऊपर नहीं कर सकते। इस तरह से, है ना, तो इसलिए अपन ने तो अपन ने क्या देखा यार, बड़ा एक सेकंड है ना। एक